नमस्कार। इस चैप्टर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस आर्टिकल्स का एक फास्ट रिवीजन करेंगे। शुरुआत करते हैं अलग अलग सोर्सेस जिससे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। स्केलेटन जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 से लिया गया है। उसमें ब्लूप्रिंट कॉन्स्टिट्यूशन का बनके तैयार हो गया था। फेडरल फीचर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी रूल वगैरह की बात हो गई थी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, एक देश की सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, अपर हाउस, लोअर हाउस और सीएजी के ऑफिस की बात ली गई। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, प्रियम्बल और फंक्शन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए गए। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन में स्ट्रॉन्ग सेंटर होने के स्थित रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास होना और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की पावर्स ली गई। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का तरीका लिया गया और राज्यसभा में प्रेसिडेंट कैसे नॉमिनेट करेगा मेंबर्स को, वो चीज़ ली गई। जर्मनी के वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजन लिए गए फंडामेंटल राइट्स के, इमरजेंसी के समय में सस्पेंशन के। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया लिया गया और ट्रेड और कॉमर्स के प्रोविजंस लिए गए। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के लिए जो इस्तेमाल होनी है वो पार्ट लिया गया और राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे किया जाए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ये लिया गया। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से एक रिपब्लिकन सिस्टम और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का प्रिंसिपल लिया गया। यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़, जस्टिस का जो आइडिया प्रीएम्बल में है वो लिया गया। इसके बाद अब जल्दी से देख लेते हैं कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फास्ट गो थ्रू। पहला पार्ट है आर्टिकल 1 से 4 का जो यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में, और दूसरा पार्ट 5 से 11 का सिर्फ सिटीजनशिप के बारे में। तीसरा पार्ट फंडामेंटल राइट्स का है जिसमें 12वां आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन और 13वां आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन के साथ जो और लॉ इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं उस बारे में है। राइट टू इक्वालिटी बाद में है, उसमें 14 से 18 आर्टिकल आते हैं। 14वां इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15वां है डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या प्लेस के आधार पे। 16वां है अपॉर्चुनिटी का इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी मिलने में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 17 अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन। 18 टाइटल्स का अबॉलिशन। फिर 19 से 22 तक है राइट टू फ्रीडम। उन्नीसवां आर्टिकल है कुछ राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़े हुए उनके प्रोटेक्शन का। 20वां है किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो जाने में प्रोटेक्शन का। 21वां है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के प्रोटेक्शन का। फ्रीडम प्रोटेक्ट ही करने हैं सारे। 21A एक डाला गया बाद में, वो एजुकेशन का राइट है। 22वां आर्टिकल है अरेस्ट और डिटेंशन कुछ केसेस में, उससे कैसे प्रोटेक्शन होता है उस पर। फिर उसके बाद 23वां और 24वां एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन के प्रोहिबिशन का राइट है। उसमें 23वां आर्टिकल है कि ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी का 23वां आर्टिकल जैसे। और 24वां आर्टिकल है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज के प्रोहिबिशन का, बच्चों को अंडर एज बच्चों को 14 साल से कम उम्र वाले। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25वें से 28वें तक, आप किस रिलीजन का प्रोफेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, लोगों में फैलाते हैं, अपने जहन में रखते हैं, उसका फ्रीडम। अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का फ्रीडम 26वां आर्टिकल है। 27वां है टैक्सेस, आप किसी एक रिलीजन के प्रमोशन के लिए अगर लेवी करते हैं उसके लिए आपको फ्रीडम है। 28वां है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप के समय में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कौन लोग अटेंड करते हैं, इसका फ्रीडम। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं 29वें और 30वें नंबर पे। 29वां है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन और 30वां है माइनॉरिटीज़ के पास अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का, बनाने का और उनको चलाने का जो राइट है वो। फिर कुछ 31वां आर्टिकल जो है उसमें 31A है एक्विजिशन, अगर आप किसी प्रॉपर्टी या एस्टेट का करते हैं तो उससे आपको वो लॉ जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। 31A है कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस का वैलिडेशन। 31C है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए कुछ एक्ट्स जो जोड़े गए हैं बाद में। फिर 32 से 35 जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट है। 32वां है एनफोर्समेंट कैसे किया जाए रेमेडीज़ के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। 33वां है पार्लियामेंट की पावर कुछ राइट्स को मॉडिफाई करने की। 34वां है इस जो पार्ट में जो आपको राइट्स दिए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की कोर्ट के पास जाने की मार्शल लॉ के समय पे, इसमें आप पे रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे ये। 35वां है इस पार्ट को लेजिस्लेशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो। फिर उसके बाद पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीएसपी, इसमें 36वां आर्टिकल है डीपीएसपी की डेफिनेशन। 37वां है कि इनका एप्लीकेशन कैसे होगा। 38वां है कि स्टेट सिक्योर करे सोशल ऑर्डर वेलफेयर पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए एक सोशल ऑर्डर तैयार करे स्टेट, यह आर्टिकल 38। फिर आर्टिकल 39 है कैसे पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए। 39A है जस्टिस और फ्री लीगल एड, सबको बराबर जस्टिस के लिए सामने सब बराबर हों और लीगल एड सबको फ्री मिले। 40वां है विलेज पंचायत बनाने के लिए जो कि हो चुका है। फिर 41वां है राइट टू वर्क एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस, ये बहुत ही ज़रूरी राइट है। फिर 42वां आर्टिकल कहता है वर्क कंडीशंस और मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात करता है। 43वां आर्टिकल लिविंग वेज जो मिलनी चाहिए वर्कर्स को उस बारे में। 43A है इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में वर्कर पार्टिसिपेशन। 43B है वॉलंटरी फॉर्मेशन और फंक्शनिंग या प्रोफेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। 44वां है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45वां है चाइल्ड केयर और एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6। 46वां है एजुकेशन या इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC ST और वीकर सेक्शंस के। 47वां है स्टेट की ड्यूटी लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाने में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ केयर के लिए। 48वां है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का ऑर्गेनाइजेशन। 48A है एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन का। 49 है मॉन्यूमेंट्स और नेशनल इंपॉर्टेंस की जगहों के प्रोटेक्शन का। 50 है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस रखने का। 51 है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का। इसके बाद एक 51A बाद में जोड़ा गया है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ से जुड़ा है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। फिर पार्ट 5 है वो यूनियन के बारे में है। यूनियन में भी कई चैप्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव अलग है, पार्लियामेंट अलग है, लेजिस्लेशन। एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल 52 से 76 तक के आर्टिकल्स आते हैं। इसमें आर्टिकल 52 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा। 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की किसके पास होगी। उसके बाद आर्टिकल 53 जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। 54वां आर्टिकल प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होगा। 61वां आर्टिकल इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का। 63वां वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। 64वां वाइस प्रेसिडेंट कैसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। 65वां वाइस प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट के ड्यूटीज़ और फंक्शंस डिस्चार्ज करेगा जब कैजुअल वैकेंसी होगी या एब्सेंस होगा प्रेसिडेंट का। 66वां वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। 72वां वाइस प्रेसिडेंट की पावर पार्डन्स देने में, सस्पेंड, रेमिट या कम्यूट करने में सेंटेंसेस। 74वां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। 76वां अटर्नी जनरल के बारे में। फिर पार्ट 2 है इसका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 79 से लेके 122 आर्टिकल तक। 79वां आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कैसे बनेगी पार्लियामेंट। राज्यसभा में काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कौन लोग होंगे, ये 80। लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल में कौन से होंगे लोग, 81। कितने ड्यूरेशन होगी ये हाउसेस की, 83। क्वालिफिकेशन क्या होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ये 84 में है। 85वां बताता है कि सेशन कब तक चलेगा और प्रोरोगेट या डिसॉल्व कब होगी पार्लियामेंट। 86वां आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट का राइट क्या है मैसेजेस या भेजने के लिए, एड्रेस करने के लिए पार्लियामेंट को। फिर स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट का कब होगा, उसमें 87 में वो बात है। मिनिस्टर और अटर्नी जनरल की दोनों हाउसेस के हिसाब से क्या पावर है, ये 88वां आर्टिकल है।
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन डिप्टी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के कौन होंगे, 89th आर्टिकल में बात है। 90 आर्टिकल कहता है वैकेशन या रेजिग्नेशन या रिमूवल डिप्टी चेयरमैन का कब होगा। 93वां आर्टिकल कहता है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कॉमन होंगे हाउस ऑफ पीपल के। 94वां वैकेशन या रेजिग्नेशन या रिमूवल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। तो उस तरफ 89 और 90, इधर 93 और 94। 95वां कहता है पावर क्या होगी डिप्टी स्पीकर की या और किसी आदमी की जो स्पीकर की जगह होगा उस समय। फिर सेक्रेटेरिएट जो पार्लियामेंट की होगी उसके बारे में 98 आर्टिकल है। मेंबर्स का ओथ या अफर्मेशन 99 आर्टिकल में। 100वां आर्टिकल वोटिंग के बारे में हाउसेस में और हाउसेस की क्या पावर होंगी वैकेंसीज और कोरम के हिसाब से। 105वां आर्टिकल पावर और प्रिविलेज हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की और कमिटीज़ की। फिर सैलरी या अलाउंस क्या होंगे मेंबर्स का, ये 106 में है। प्रोविज़न या इंट्रोडक्शन बिल पासिंग के लिए 107 में। दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग 108 में। स्पेशल प्रोविज़न मनी बिल को लेके 109 में। मनी बिल की डेफिनेशन 110 में। 111 में एसेंट कैसे बिल के पास होने के बारे में है। 112वां आर्टिकल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट के ऊपर है। 113वां आर्टिकल एस्टिमेट्स के बारे में जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं उसका है। 114 अप्रोप्रिएशन बिल। 115 सप्लीमेंट्री एडिशनल या एक्सेस ग्रांट्स को लेके। फिर वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट्स के बारे में 116वां। फाइनेंशियल बिल के स्पेशल प्रोविज़न 117। रूल और प्रोसीजर उसके 118। फाइनेंशियल बिजनेस को लेके प्रोसीजर क्या होगा पार्लियामेंट में और लॉ क्या होंगे 119। पार्लियामेंट की लैंग्वेज 120। रिस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट में डिस्कशन में किस बात पे होगा 121। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकते 122। इसके बाद चैप्टर 3 है इसी का लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट की, वो बस आर्टिकल 123 में है। ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट क्या पास कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, रिसेस चल रही होगी तो। फिर है पार्ट 4 यूनियन जुडिशरी 124 से लेके 144 तक। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश होगा, उसमें कौन लोग होंगे 124वें में। 125वें में उनकी सैलरी। 126वें में उनका एक्टिंग चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में। 127 में एड हॉक जजेस का अपॉइंटमेंट। 128 में सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग में रिटायर्ड जस्टिस का अटेंडेंस। 129 में सुप्रीम कोर्ट कैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। 130 में सुप्रीम कोर्ट होगा कहाँ पे। 131 में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। फिर एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन जो हाई कोर्ट से अपील आई होगी वो 132 में। सिविल मैटर ये है कुछ खास केसेस के लिए 132 का। सिविल मैटर्स की एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन 133 में। क्रिमिनल मैटर की एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन 134 में। 134 से है सर्टिफिकेट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट के लिए। 135 है फेडरल कोर्ट या एग्जिस्टिंग लॉ जो सुप्रीम कोर्ट का है उसका ज्यूरिसडिक्शन या पावर। 136 स्पेशल लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट का रिव्यू 137 में। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन का एनलार्जमेंट 138। 141 में कि सुप्रीम कोर्ट से बनाया हुआ लॉ सबके लिए बाइंडिंग है। 143 में प्रेसिडेंट की पावर सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन की। और सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलेंगे 144 में। फिर है चैप्टर 5 CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसमें 148वां है CAG के बारे में। फिर 149 है उनकी ड्यूटी और पावर के बारे में। फिर है पार्ट 6 स्टेट्स को लेके। अब स्टेट्स में भी जिस तरह से चीज़ें सेंटर में थी वही सेम 152 से लेके 237वें आर्टिकल तक यही सब चीज़ें स्टेट की होंगी। तो जब हम लोग ने शुरू किया था 52 से, अब उसकी जगह हम लोग पहुंच गए 152 पे और वही सेम आर्टिकल रिपीट होते जाएंगे, 100 बढ़ाते जाइए। फिर है पार्ट 8 जिसमें यूनियन टेरिटरीज़ की बात की गई है, ये है 239 से 241 में। फिर है पार्ट 9 जिसमें पंचायत्स की बात की गई है 243 से 243O तक। फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ की 243P से 243ZG तक। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी
9B है ये 243ZH से ZT तक। फिर उसके बाद पार्ट 10 है शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, वो 244 से शुरू होकर 244A तक। फिर यूनियन स्टेट्स का रिलेशन है पार्ट 11 में किताब के, वो है 245 से 263 तक। फिर पार्ट 12 है 264 से 300 आर्टिकल तक, जो फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बात करता है कि रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और सेंटर का फाइनेंस कमीशन क्या करेगी, बोरोइंग, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सूट्स के बारे में इसमें बात की गई है। फिर 300A जो कि एक लीगल राइट है, जो पहले एक फंडामेंटल राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, 31 से हटा के 300A पे लाया गया। फिर पार्ट 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 301 से 307 तक कि देश के अंदर ट्रेड और कॉमर्स कैसे चलेगा। फिर है पार्ट 14 यूनियन और स्टेट्स के अंदर सर्विसेज कौन कौन सी आती हैं, ये शुरू होता है आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक। आर्टिकल 309 कहता है यूनियन और स्टेट में रिक्रूटमेंट या कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी उन लोगों की जिनकी नौकरी लगती है। 310 में टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या होगा। 311 में उनका डिसमिसल, रिमूवल या रिडक्शन इन रैंक किस तरह से होगी। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज। 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन और स्टेट्स के लिए। 316 में ऑफिस ऑफ मेंबर्स का अपॉइंटमेंट और टर्म। 317 में रिमूवल और सस्पेंशन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स का। 318 में सर्विस मेंबर्स और स्टाफ जो है कमीशन की, उनकी पावर्स रेगुलेशन बनाने के लिए। फिर 320 में इनके फंक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन के, और जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस हैं इनको एक्सटेंड करने की पावर 321 में। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स 323 में। फिर 323A और B जो है पार्ट 14A है, वो ट्राइब्यूनल्स के बारे में है। फिर पार्ट 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शंस के बारे में, वो 324 से 329 तक के आर्टिकल हैं उसमें। 324 है इलेक्शन कमीशन का सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल। रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के नाम पे कोई स्पेशल इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड किए जाने की जो बात है वो 325 में की गई है कि नहीं कर सकते किसी को। फिर 326 में हाउस ऑफ पीपल और स्टेट लेजिस्लेचर में एडल्ट सफरेज के हिसाब से लोगों के इलेक्शन की बात है। 327 में पार्लियामेंट की पावर है इलेक्शन लेजिस्लेचर के हिसाब से प्रोविज़न बनाने की। 328 में स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है प्रोविज़न बनाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। 329 में कोर्ट का इंटरफियरेंस इलेक्टोरल मैटर में बार किया जाता है, ज़्यादा अलाउड नहीं है, इस बारे में बात है। फिर पार्ट 16 है 330 से 342 तक सर्टेन क्लासेस को जो स्पेशल प्रोविजंस मिलने हैं उस बारे में। पार्ट 17 है 343 से 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। पार्ट 18 है 352 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए। पार्ट 19 मिसलेनियस प्रोविजन 361 से लेके 65 तक। 361A कहता है प्रोसीडिंग्स जो होंगी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की उनके पब्लिकेशन को प्रोटेक्ट करना। 363 कहता है कोर्ट को बार करना इंटरफियर करने में ट्रीटी और एग्रीमेंट के बीच में। 363A कहता है इंडियन स्टेट के जो रूलर हैं उनका प्रिवी पर्स अबॉलिश करना, इस बात को मानना। 364 कहता है पोर्ट्स और एरोडोम्स को जो स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं वो। 365 कहता है यूनियन द्वारा दी हुई डायरेक्शंस पे कंप्लाई ना करने के इफ़ेक्ट। फिर पार्ट 20 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 368 आर्टिकल है जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाए कैसे, उसके प्रोविजंस का है। फिर पार्ट 21 है आर्टिकल 369 से 392 तक, वो कुछ स्पेशल स्टेटस जो कुछ स्टेट्स को मिली हैं उसकी टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल पावर्स, इसी में 370 और 71 भी आते हैं। फिर पार्ट 22 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 393 से 395 तक हैं, उसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी और रिपील क्या क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में उस बारे में। इस तरह 395 आर्टिकल जो बन के जब आया था कॉन्स्टिट्यूशन वो हो गए। फिर उसके बाद शेड्यूल्स हैं 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले 8 थे
वो बाद में फिर और 4 जोड़ दिए गए। पहला शेड्यूल है 28 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज़ और टेरिटोरियल डिमार्केशंस के बारे में। अब ये स्टेट का नंबर बढ़ गया है, स्टेट का नंबर थोड़ा कम हो गया है, यूनियन टेरिटरी का बढ़ गया है, वो उस शेड्यूल में उसी हिसाब से चेंज आएगा। सेकंड शेड्यूल के 5 पार्ट हैं। पार्ट ए है सैलरी और इमोल्यूमेंट प्रेसिडेंट और गवर्नर के, पार्ट बी हटा दिया गया। पार्ट सी सैलरी और इमोल्यूमेंट स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल्स के। फिर पार्ट डी सैलरी और इमोल्यूमेंट जजेस के, सुप्रीम और हाई कोर्ट के। फिर पार्ट ई सैलरी और इमोल्यूमेंट सीएजी के। इसके बाद थर्ड शेड्यूल है ओथ और एफर्मेशन लेजिस्लेचर के मिनिस्टर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर और जजेस का। फोर्थ शेड्यूल है सीट्स जो दी जा रही हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को राज्यसभा में, उस बारे में। पांचवा शेड्यूल है एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल्ड एरियाज़ का। ट्राइबल एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 6th शेड्यूल। तो पांचवा और छठा शेड्यूल जो है शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब, ट्राइबल एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हैं। फिर 7वां शेड्यूल है यूनियन और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन और तीनों लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। 8वां शेड्यूल है 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भाषाएं हैं, नेशनल लैंग्वेजेस, उनका। 9वां शेड्यूल है एक्ट्स और रेगुलेशंस का कई का वैलिडेशन, लैंड रिफॉर्म वाले का। 10वां बाद में ऐड किया गया 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ। 91st अमेंडमेंट बाद में जो आया 2003 में, उसने इसके नए डेवलपमेंट्स डाले। ये बताता है कि डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन के आधार पे कैसे कैसे मेंबर्स का हो सकता है, उनको निकाला जा सकता है पार्टी छोड़ने, दल बदलू में। फिर 11वां शेड्यूल है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, पंचायत्स के बारे में, उनको क्या पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, और 29 सब्जेक्ट जिस पे वो ज्यूरिसडिक्शन अपनी चला सकते हैं। उसी तरह 12वां शेड्यूल है पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटीज़ की, उसमें उनको 18 सब्जेक्ट मिलते हैं। ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया। इसके बाद कौन कौन से इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी बात कर लेते हैं। तो आज़ादी के समय से ये अमेंडमेंट होने लगे। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1951 में। ये अमेंडमेंट आर्टिकल 15 पार्ट 4, आर्टिकल 19 पार्ट 6 को अमेंड ऐड करने के लिए था, और राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था फंडामेंटल राइट को लेके, उसके बारे में था। इसी के साथ 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का ऐड किया गया प्रॉपर्टी को ही लेके, लैंड रिफॉर्म्स का, ये पहला। फिर उसके बाद 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 56 में आया, जिसने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पॉसिबल किया और स्टेट्स को ABC कैटेगरी में रखा गया। पार्ट सी जो थी यूनियन टेरिटरीज़ रखी गई। राज्यसभा और यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर में सीट्स एलोकेशन हुआ। एक्टिंग जजेस हाई कोर्ट का और उनके ज्यूरिसडिक्शन की बात हुई। फिर 10वां आया 61 में दादर नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए। 12वां आया 62 में दमन दीव और गोवा को भारत में जोड़ने के लिए। फिर 13वां आया 62 में आर्टिकल 371A नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजंस का। 14वां भी आया 62 में पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम जो कि फ्रेंच टेरिटरीज थी, उनको यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी बनाने के लिए। और जो यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पौंडीचेरी थी, इन सब के लेजिस्लेचर्स के लिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने के लिए वहाँ पे। फिर 15वां आया 1963 में रिटायरमेंट हाई कोर्ट के जजेस की बढ़ाने के लिए 60 से 62 तक, और ये भारत के बाहर भी चलना था, दूसरे देशों में भी जो थे हाई कमिश्नर के पोस्ट पे। 16वां आया 63 में, उसने आर्टिकल 19 में चेंज किया, जिससे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हल्का सा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सके, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी भारत की बचाने के लिए। सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो 3rd शेड्यूल में मेंशन्ड है ओथ में, उस पर एम्फसाइज किया गया। फिर 19वां आया 66 में, उसने आर्टिकल 324 को अमेंड किया इलेक्शन कमीशन की ड्यूटीज़ के लिए। इलेक्शन कमीशन की जो पावर थी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाने के लिए, इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए, वो हटा दी गई उसके पास से।
21वां आया 67 में सिंधी लैंग्वेज को 15वीं रीजनल लैंग्वेज बना के 8th शेड्यूल में ऐड करने के लिए। 24वां आया 71 में पार्लियामेंट का रिटेलिटरी जो एक्ट था गोलकनाथ केस में, उसके लिए उसने पार्लियामेंट की जो पावर थी किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करने की, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स 368 और 13 को यूज़ करके उसको वापस लागू किया कोर्ट के फैसले को न मानते हुए, और प्रेसिडेंट के लिए ये ऑब्लिगेटरी कर दिया कि अमेंडमेंट बिल्स पे वो अपना असेंट दें। 25वां भी आया 71 में एडिक्वेसी ऑफ कंपनसेशन को लेके, जो कोर्ट्स की पावर थी एक्विजिशन पे प्रॉपर्टी के, ये आया बैंक नेशनलाइजेशन केस के नाम पे, जिसमें कि अमाउंट का जो वर्ड था वो हटा के कंपनसेशन कर दिया गया आर्टिकल 31 में। ये भी कहा गया कि कोई स्टेट अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट देने के लिए कोई नया पास करती है अपना नियम आर्टिकल 39 और सी के हिसाब से, उसको वॉइड किया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट 14/1931 को वायलेट करता है तो। मतलब अगर सरकार कोई 39B(c) को इफेक्ट में लाने के लिए कुछ भी नया पास करती है तो उसको वॉइड नहीं कहा जा सकता है अगर वो 14/1931 के साथ इनकंसिस्टेंट होगा। फिर 26वां आया 71 में प्रिंसली स्टेट्स का जो रिकग्निशन था और प्रिवी पर्स था वो अबॉलिश कर दिया गया। फिर 72 में 30वां आया, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वही अपील लाई जा पाएंगी जिसमें लॉ का सब्सटेंशियल क्वेश्चन हो, और एक जो वैल्यूएशन एस्पेक्ट होता था कि 20,000 रुपये से ज़्यादा पैसे की सिविल केसेस की अपील सुप्रीम कोर्ट में आएगी, इसको अबॉलिश कर दिया गया। फिर 31वां आया 73 में, लोकसभा में जो सीट थी वो 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई, लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन 25 सीटों का था वो 20 कर दिया गया। 35वां आया 74 में, एसोसिएट स्टेट का स्टेटस मिला सिक्किम को, और जो प्रोटेक्टरेट किंगडम स्टेटस था अभी तक उसका वो हटा दिया गया। 36वां आया 75 में, उसमें सिक्किम को इंडिया की एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया। 38 आया 75 में इमरजेंसी लागू करने के ऊपर, और जो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो 39 आया 75 में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन को लेके उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट, ये बोल के। फिर 42वां बहुत ही ज़रूरी 76 में आया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसे, उसने फंडामेंटल चेंजेस किए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी शब्द प्रीएम्बल में जोड़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A में जोड़ी, डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रेसिडेंस दिया, और ऐसा कोई लॉ अगर बनाती भी है सरकार तो उसे जुडिशियल रिव्यू से दूर रखा जाएगा। पार्लियामेंट की पावर सुप्रीम कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को ऑथराइज़ कर दिया कि वो हाई कोर्ट के कुछ केसेस जो हैं दूसरे हाई कोर्ट में भेज सके। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को स्पीडी जस्टिस के लिए बनाया गया। सेंटर को ये पावर दी गई कि वो आर्म्ड फोर्सेस स्टेट में भेज सके अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की समस्या हो। प्रेसिडेंट को ऑथराइज़ किया इमरजेंसी लगाने के लिए देश के किसी भी हिस्से में। प्रेसिडेंट को ऑब्लाइज किया कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे एक्ट करे। लोकसभा का टेन्योर और स्टेट असेंबलीज़ का टेन्योर सब 1-1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 43rd आया 77 में, इसने कई सारे जो 42nd में चीज़ें डाली गई थी उनको हटा दिया, और जो 42nd ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या हाई कोर्ट्स के ऊपर भी जो पावर रेस्ट्रिक्ट की थी वो भी वापस ले आया। 44th आया 78 में,
जनता पार्टी लेके आई, वो भी 42nd के कई सारी चीज़ों को हटाने के लिए था। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा के 300A इसमें किया गया 78th में। इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में और प्रेसिडेंट के क्वेश्चन के कोर्ट ऑफ लॉ में मेलाफाइडी की नाम पे प्रेसिडेंट से पूछा जा सकता है कि उसने अगर कुछ गलत इंटेंशन से इमरजेंसी लगाई हो। ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। 42वें ने ये चीज़ हटा दी थी कि जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट का। प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट्री कंट्रोल में जो था वो रिवोक किया गया। फिर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी को लेके जो इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था उसको हटा के आर्म्ड रिबेलियन शब्द वहाँ डाला गया। प्रेसिडेंट को ऑथराइज़ किया गया जिसकी वो एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है उसको वापस भेज सके, रिकन्सिडरेशन के लिए थी। अगर लेकिन रिकन्सिडर्ड एडवाइस सेम आती है तो उसे मानना ही पड़ेगा। कोर्ट की पावर डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट और स्पीकर की जो थी वो अगर उनके इलेक्शन को लेकर तो कोर्ट के पास वो पावर रहेगी। पार्लियामेंट की पब्लिकेशन और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन था वो जारी रहा। स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का पब्लिकेशन को लेकर जो पावर थी स्पेशल। 52nd आया 85 में। राजीव गांधी के समय में पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकने के लिए 10th शेड्यूल इसके साथ ऐड किया गया कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है डिफेक्शन के केस में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में। और 55वां आया 86 में अरुणाचल प्रदेश बनने के लिए स्पेशल पावर जो गवर्नर को मिले और 30 मेंबर स्टेट असेंबली बने। 56 आया 87 में गोवा को फुल फ्लेजेड स्टेट बनाने के लिए और दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी रखने के लिए। 57 आया 87 में शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन के लिए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड लोकसभा में। नागालैंड, मेघालय की स्टेट असेंबलीज़ के लिए भी रिजर्वेशन मिले उनको। 58 आया 87 में कि हिंदी में बनाया जाए सब भारतवासियों के लिए, राष्ट्रपति ने दिया। 59 आया 88 में 356 को अमेंड करने के लिए कि इमरजेंसी ऑपरेशनल रहेगी 3 साल तक और गवर्नमेंट को ये पावर दी कि वो इमरजेंसी लगाए पंजाब में इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे, और सिर्फ पंजाब में ही रहे, पूरे भारत में ना रहे। 61 आया 88 में आर्टिकल 326 को अमेंड करने के लिए और वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई। ये 61 है, 88 में हुआ ये। 62 आया 89 में रिजर्वेशन का पीरियड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 10 साल और बना दिया जाए सन 2000 तक। और एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन होता था वो भी सन 2000 तक बढ़ा दिया जाए 2 सीट का। फिर 65 आया 90 में नेशनल कमीशन बनाने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की। फिर 66 आया 90 में। 55 नए लैंड रिफॉर्म एक्ट्स आए थे, वो सब 9th शेड्यूल में ऐड किए गए। 69 आया 91 में, उसने 239 AA और AB बनाया जिससे कि NCT NCR जो एरिया है उसको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए, वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हों, लेजिस्लेटिव असेंबली हो। 70th आया 92 में जिसने कि 54 और 368 को ऑल्टर किया और लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी यूनियन टेरिटरी दिल्ली पौंडीचेरी की उनको इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनाया प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। 71 आया 92 में, उसने मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 8वीं में जोड़ा। 73 आया 92 में पंचायती राज को लेके, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी पंचायती राज को। 11th शेड्यूल ऐड किया और आर्टिकल 243A से O तक का जोड़ा गया। 74वां आया 92 में, उसने P से ZG तक के आर्टिकल्स में म्यूनिसिपैलिटी की पावर्स के और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में लिखा और 12वां शेड्यूल जोड़ा। 77 आया 95 में, उसने क्लॉज 4A ऐड किया आर्टिकल 16 में
जिससे कि स्टेट्स को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के लिए पावर मिल जाए। फिर 78 था या 95 में उसने 9th शेड्यूल को अमेंड किया और 27 लैंड रिफॉर्म एक्ट्स उसमें जोड़े। अब टोटल नंबर ऑफ एक्ट 284 हो गए 9th शेड्यूल में। फिर 79 था या 99 में उसने आर्टिकल 334 को एक्सटेंड किया रिजर्वेशन करने के लिए SC ST और एंग्लो इंडियन के लिए 60 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से, मतलब कि 2010 तक के लिए। फिर 80वां आया सन 2000 में उसने आर्टिकल 269 को अमेंड किया और एक नया आर्टिकल बनाया 270 और आर्टिकल 272 को अमेंड किया। 10th फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशंस ये थी। इससे सेंट्रल टैक्सेस और ड्यूटीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ फ़ायदा होने के लिए था। फिर 81st आया 2000 में उसने आर्टिकल 16A को अमेंड किया और 4B एक नया क्लॉज ऐड किया। इस 4B कहता है कि जो 50% सीलिंग होती थी रिजर्वेशन की SC ST और BC के लिए वो हटा दी जाए। फिर आर्टिकल 82 आया। फिर उसने रिलैक्सेशन जो था क्वालिफाई करने के लिए वो वापस लगा दिया। जो 96 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था उसको वापस लागू कर दिया। फिर 84 था या सन 2001 में सेंसस सन 2026 के बाद जो पहला होगा उसका पॉपुलेशन स्टेट वाइज सेंसस दिखाएगा। तो अभी तक 71 वाले ही से हम लोग चल रहे थे कि 71 वाला ही प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए भी हम लोग की पॉपुलेशन होती थी। 71 ही वाला लोकसभा की सीट एलोकेशन का होता था। 91 वाला जो है वो स्टेट को टेरिटोरियल लोकसभा में बांटने के लिए यूज़ किया जाता था। 91 वाला ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का जो 170 में कॉम्पोजिशन है उसके लिए यूज़ होता था और 91 वाला ही SC ST का लोकसभा में रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता था। फिर 85 आर्टिकल आया, उसने क्लॉज 4A को अमेंड किया आर्टिकल 16 को और प्रमोशन और सीनियरिटी और के लिए शब्द को हटा के प्रमोशन टू एनी क्लास हो गया। तो विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी शब्द हट गया। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी SC ST यूज़ कर सकते थे अब से। फिर 86 आया सन 2002 में उसने आर्टिकल 21A को ऐड किया। उसने राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल का फंडामेंटल राइट बनाया और आर्टिकल 45 जो था DPSP का उसको लागू किया और फंडामेंटल ड्यूटी एक नई जोड़ी 51A में एजुकेशन का ही। फिर 87 आया 2003 में उसने लोकसभा में सीट एलोकेशन में चेंज किया एज स्टेट और पॉपुलेशन सर्टेन पॉपुलेशन बेसिस सन 2001 का सेंसस बना दिया 91 के सेंसस की जगह। फिर 88 आया 2003 में उसने आर्टिकल 268A ऐड किया। जब 268 सर्विस टैक्स लेवी करने का है उसी में 268A ऐड किया गया जैसा कि नया टैक्स कलेक्शन सिस्टम के लिए। 89 आया 2003 में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक नेशनल कमीशन बनाई गई और जो पहले नेशनल कमीशन दोनों शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट की होती थी उसके 2 हिस्से कर दिया गया। उसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन और 3 और मेंबर होने थे जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करना था जिनको। फिर 90वां आया 2003 में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो थी उसके क्रिएशन के लिए असम के अंदर ही बोडोलैंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन हो इसके लिए। फिर 91 आया 2003 में मिनिस्ट्री जो सेंटर में बन सकती है उनकी साइज़ को लेके उसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जोड़ के भी या चीफ मिनिस्टर या स्टेट के मिनिस्टर जोड़ के 15% नहीं होना चाहिए टोटल मेंबरशिप जो लोकसभा या विधानसभा की है उसके सामने। और 1B जोड़ा गया 75 में कि जो मेंबर है किसी भी हाउस का
डिफेक्शन के नाम पे अगर उसे डिस्क्वालीफाई किया गया है तो उसको मिनिस्टर भी नहीं बनाया जा सकता है उसके बाद, जब तक उसे दोबारा इलेक्ट नहीं किया जाता। वो 75 और 164 दोनों में ये चीज़ लागू की जाएगी। लेकिन कम से कम मिनिस्टर जो है वो 12 से कम नहीं हो सकते हैं, ये भी असर्टन कर दिया गया। फिर 92 आया 2003 में, उसने 8वें शेड्यूल को फिर से मॉडिफाई किया और 4 नई भाषाएं जोड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। फिर 93 आया 2005 में, उसने रिजर्वेशन की बात की प्राइवेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में SC ST बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए। 94 आया 2006 में, उसने बिहार को एक्सक्लूड किया क्लॉज 1 आर्टिकल 164 से कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए एक अलग मिनिस्टर होगा शेड्यूल कास्ट के अलावा। बिहार, MP, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी वो चीज़ अब जुड़ गई। फिर 95 आया 2009 में, रिजर्वेशन SC ST का लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में 10 ईयर और बढ़ाने के लिए, तो 2010 से उसको फिर आगे बढ़ाया जाने लगा। अब 70 ईयर्स कर दिया गया, 60 ईयर्स को 2020 तक के लिए टाल दिया गया। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए। इसके बाद कुछ खास फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको भी देख लेते हैं। सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल। अब ये था पहले, अब 442 आर्टिकल, 22 पार्ट और 12 शेड्यूल। US या ऑस्ट्रेलिया की तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंटल मशीनरी सेंटर स्टेट्स के बीच में डिवाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल में बात होती है। सेंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस डिस्कस करता है। स्पेशल स्टेटस देता है 370-71 में। अल्टीमेट सॉवरन लोगों को ही बताता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पक्ष में बात करता है। बहुत फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स हर एक इंडिविजुअल को देता है। बेसिक लॉ ऑफ लैंड में सिटीजन ड्यूटी को भी ऐड करता है। DPSP सिक्योर करने और वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करता है। लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स जो है 3 लिस्ट में बांटता है। सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी बनाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट के सिस्टम की। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर करता है। अमेरिका की जुडिशियल सुप्रीमेसी और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के बीच का रास्ता खोजता है। यूनिटरी कैरेक्टर ले सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। अठारह साल से ऊपर के हर एक आदमी को इलेक्शन में पार्ट लेने का मौका देता है। सेक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन वगैरह के नाम पे डिस्क्वालिफिकेशन के बिना। सेक्युलर स्टेट भारत है, ये बताता है। रिलीजियस बिलीफ के नाम पे भी इक्वल राइट्स मिलेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के नाम पे टैक्सेस या वगैरह के लिए। स्पेशल रिजर्वेशन है सीट्स का SC ST OBC का यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर्स में। पंचायती राज एक अलग फीचर है आर्टिकल 40 में जो है पार्ट 4 में। कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी इसको मिलती है 73वें अमेंडमेंट से। फिर फेडरल और यूनिटरी फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। यूनाइटेड स्टेट्स से अलग भारत फेडरेशन भी है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स एक फेडरेशन है अलग अलग स्टेट्स के बीच में, और उनके पास सेसीड करने का राइट भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेसीड करने का कोई राइट नहीं है, और क्योंकि वो फेडरल और यूनिटरी बोथ है। फेडरल फीचर होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और स्टेट्स के बीच में 3 लिस्ट के हिसाब से बटी। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर चेंज नहीं हो सकता है। पूरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और अमेंडमेंट जो भी होगा वो पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा। और फेडरल स्ट्रक्चर पे अगर वो कुछ चेंज लाता है तो उसका रेटिफिकेशन होना चाहिए हाफ स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा। और फेडरल स्टेट्स की तरह इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी एक एसेंशियल फीचर है।
फिर यूनिटरी फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि वो फेडरेशन ऑफ पीपल है, डुअल सिटीजनशिप है उनके पास, जैसे यूएस में वैसा यहाँ पे नहीं है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, इसलिए ये यूनिटरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में डाले गए हैं, सेंटर को दिए गए हैं, सेंटर कॉन्करेंट लिस्ट पे भी काम कर सकता है, रेजिडोरी पावर्स भी सेंटर के पास हैं। एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है पूरा सेंटर और स्टेट के लिए, नेशनल इमरजेंसी हो सकती है जिसमें भारत यूनिटरी बन जाता है। आमतौर पर फेडरेशन में हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है साइज़ के बाद भी, लेकिन भारत की राज्यसभा में स्टेट्स अभी भी पॉपुलेशन के हिसाब से अपने मेंबर्स नॉमिनेट कर पाती हैं। गवर्नर जो है स्टेट के वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और वो ऑफिस प्रेसिडेंट के प्लेजर के हिसाब से, ये भी यूनिटरी फीचर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिंगल जुडिशरी रखता है और एक सिस्टम है सिविल और लॉ, क्रिमिनल लॉ का, और एक ऑल इंडिया सर्विसेज का भी वो वैसे ही चलता है। सीएजी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अथॉरिटी है वो पूरे यूनियन और स्टेट्स पे एक ही तरह से लागू होती है। तो ये हुई कुछ खास बातें भारत के संविधान के बारे में। इसके आगे की अगले चैप्टर में डिस्कस करते हैं।